चलो फंक्शन की बात करते हैं। समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। आज का डेट है अपना 29 29 है कि 28 है आज डेट? 29, ठीक है ना। 29 नहीं, 29 है आज डेट। चलो बच्चों फंक्शन की बात करते हैं। और ये कैलकुलस का पहला चैप्टर होता है आपका, ठीक है ना। काफी बेसिक चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डिफिकल्ट भी माना जाता है। तो हर तरीके का है, मतलब बेस है ये चैप्टर, आपको आना चाहिए, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों से तो ये सेट ए दे रखा है, ठीक है ना। उस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि भाई एक रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है ना। रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, राइट। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 1 2 और 3। और यहां पर कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 1 2 और 3। यहां से एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर दिया आप लोगों ने, सेट ए से सेट ए में। और रिलेशन के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, कुछ इस तरीके से है कि 1 1 से है, 1 2 से है, ठीक है ना, 2 3 से है, 2 2 से भी है, और 3 1 से है, राइट। इस तरीके से रिलेशन की क्यों ऑब्वियसली बात है कि जो रिलेशन आर होगा वो सबसेट होगा किसका? कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड एक सनमाया के लिए कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब वहां से कुछ ऑर्डर पेयर हमने उठा ली है रिलेशन आर के अंदर। अब रिलेशन आर के अंदर क्या हो रहा है आपका कि 1 किसके रिलेटेड है? 1 से। 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। 2 किससे? 2 से। 3 किससे? 1 से। तो इसका मैं पिक्टोरियल डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से करूंगा। ये सेट ए हो गया, दूसरा सेट हो गया ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स हो गए आपके 1 2 3। एक रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। 1 1 का मतलब कि 1 इज रिलेटेड टू 1। 1 2 का मतलब बच्चों 1 इज रिलेटेड टू 2। 2 3 का मतलब है 2 इज एसोसिएटेड टू 3। 2 2 का मतलब है 2 इज एसोसिएटेड टू 2, सॉरी 2 इज एसोसिएटेड टू 2। 3 1 का मतलब है 3 इज रिलेटेड टू 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से इस रिलेशन का पिक्टोरियल डायग्राम बनेगा। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता तो रिलेशन ही है फंक्शन आपका, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए। अब वो कंडीशन क्या होती है? जैसे मान के चलो कोई रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एक रिलेशन आपका डिफाइन किया गया, ठीक है ना। अब ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या बोला मैंने? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मान के चलो ये कोई सेट ए है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट मान लेता हूं ए बी सी, और ये एक सेट क्या बच्चों आपका बी है, इसमें मान लिया मैंने पी क्यू, मान लिया 2 एलिमेंट मान लिए, ठीक है ना। मैंने बोला एक रिलेशन डिफाइन किया है आपका फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो किसके साथ एसोसिएट ना हो? सेट बी के एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड ना हो। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड यूनिकली होना चाहिए। यूनिकली का मतलब यह कि अगर ए क्यू के साथ एसोसिएट हो गया, अब ए किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे बी की बात करता हूं, बी यहां पर कोई कंडीशन नहीं होती, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है। सारा का सारा रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो सेट ए के एलिमेंट पर होता है। एक तो सेट ए के सारे एलिमेंट आप पे कवर होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहां पर छूटना नहीं चाहिए कि कोई एलिमेंट कनेक्टेड ही नहीं है, सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए, वो भी यूनिकली होने चाहिए। यानी अगर ए एक बार क्यू के साथ हो गया तो अब ए किसी और के साथ नहीं हो सकता। हाँ क्यू तो हो सकता है, इस वाले सेट पर कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं है इन केस ऑफ फंक्शन। अगर कोई रिलेशन को फंक्शन बनना है तो सेट बी के एलिमेंट पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी है किसके ऊपर है? आपका सेट ए के ऊपर है। कैसे? एक तो यूनिकली, मतलब एक तो ईच एंड एवरी होना चाहिए, ठीक है ना। अब बी की अगर हम बात करें तो इसके बाद 2 चॉइस है, क्यू के साथ सपोज करो ये भी एसोसिएट हो गया, अब बी एक बार क्यू के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं हो सकता। और सी की अगर हम बात करें तो सी
पी के साथ हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या क्यू के साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस केस में ये रिलेशन जो होगा बच्चों क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा। आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड तो हैं बट यूनिकली नहीं है। यूनिकली का मतलब ये कि वन वन के साथ कनेक्ट हो गया, वन यहाँ पर टू के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, जबकि अगर वन वन के साथ हो गया तो वन और किसी के साथ नहीं हो सकता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए बच्चों ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं बन पा रहा है। रिलेशन में तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने आर डैश एक रिलेशन डिफाइन किया, उसमें सिर्फ वन वन और टू थ्री ले लिया, मैंने सिर्फ ये ले लिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ तो तीन एलिमेंट थे, यहाँ पर भी तीन एलिमेंट थे, सेट ए टू सेट ए रिलेशन डिफाइन किया है, वन वन का मतलब वन वन के साथ कनेक्ट है, टू थ्री का मतलब टू थ्री के साथ कनेक्ट है, रिलेशन तो यह है, कोई दिक्कत नहीं रिलेशन में तो, बट ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट कवर नहीं हो रहा, पहली बात तो ये है, ठीक है, पहली बात का यही एक बात है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, सेट बी में एलिमेंट छूट सकते हैं बट सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और हर एक एलिमेंट से एक तीर निकलना चाहिए, एक से ज्यादा तीर भी नहीं निकलने चाहिए। अगर एक से ज्यादा तीर निकलेंगे इसका मतलब वो यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, तो पता लगा कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। लिखना स्टार्ट करें, लेट इसको कोई नोट नहीं करेंगे, मैं लिखवा रहा हूं। लेट, अब मैं बोलूंगा आर, एक सेकंड लिखना मत, आर बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखना, लेट तो आपने लिख लिया होगा, आर बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब आर बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a function if is a function if is a function if each and every element of set A, 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 if each and every element of set A is uniquely associated, if each and every element of set A if each and every element of set A, if each and every element of set A is uniquely associated with element of set B, is uniquely associated with element of set B, element of set B, तो each and every element of set A को अंडरलाइन कर लें और यूनिकली एसोसिएटेड को अंडरलाइन कर लें, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को अंडरलाइन कर लें और यूनिकली एसोसिएटेड को भी आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। आगे लाइन छोड़ के लिखें, एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंसिडर इन डोमेन, एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंसिडर इन डोमेन, element of set A are considered in domain, element of set A are considered in domain, element of set A are considered in domain, comma element of set B are considered in codomain, element of set B are considered in codomain,
element of set B are considered in codomain and element of set B and element of set B which are associated with element of set A and element of set B which are associated with element of set A, element of set B which are associated with element of set A, associated with element of set A are considered in range, are considered in range। तो मैंने क्या बोला बच्चों, एक सेट ए मान लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी, सेट बी मान लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट हैं पी क्यू आर और एस। अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी किस तरीके से कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है आपका आर, इसके अंदर एलिमेंट हो गया ए बी सी, इसमें हो गया बच्चों आपका पी क्यू आर एस, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, यानी कि अगर ए पी के साथ हो गया, ए किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, बी अगर एस के साथ हो गया तो बी और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और सी सपोज करो एस के साथ हो गया तो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। एक तो सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ पर आपके कवर होने चाहिए और हर एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलना चाहिए, एक से ज्यादा तीर आपका नहीं निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिकली एसोसिएशन, राइट। तो उस केस में ये जो रिलेशन आर है ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपका फंक्शन बन जाएगा, इसको हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप लोगों से, इसका डोमेन कितना होगा, इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन हो जाएगा एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके, एबीसी आ जाएंगे। अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं तो कोडोमेन जो होगा बच्चों वो आपका सेट बी हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे पी और एस आ जाएंगे। और अगर मैं रेंज की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, सॉरी गलत लिख दिया, सेट बी के सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन में आएंगे। तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, आपके पी क्यू आर और एस। और जो आपका रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज में सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ और पी एस। अच्छा यहां से एक बात भी बोल सकता हूं क्या कि रेंज जो होता है बच्चों वो कोडोमेन का सबसेट होता है, बोलो हाँ या ना। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रेंज जो होता है बच्चों वो कोडोमेन का सबसेट होता है, क्या ये बात सही है, पक्का सही है मेरे हिसाब से। इसको नोट डाउन कर लो, पूरा लिख लिया सब लोगों ने। अच्छा अब यहां पर मैंने चर्चा की है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है ना। बट इससे पहले कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन। Which of the following pictorial diagram represent function? फर्स्ट है क्या, फर्स्ट क्यों नहीं है, दो कंडीशन का ध्यान रखना, जहां से आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है उस वाले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड रहने चाहिए और वो यूनिकली होने चाहिए। सेकंड कंडीशन इज यूनिकली, तो पहले में आर रह गया, इसका एसोसिएशन बहुत जरूरी था, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। सेकंड वाला फंक्शन होगा क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हैं और वो भी यूनिकली, पी टू के साथ होगा, पी और किसी के साथ नहीं हो रहा, क्यू टू के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं हो रहा, आर टू के साथ हो गया और किसी के साथ नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन होगा। आपका सी ऑप्शन फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली कंडीशन चलो इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि पी क्यू आर सारे कनेक्टेड हैं, बट यूनिकली नहीं है। पी तो यूनिकली है बट क्यू जो है वो दो के साथ भी और तीन के साथ, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। और अगर हम डी की बात करते हैं तो डी में क्या हो रहा है बच्चों, आपका पी क्यू आर तीनों कनेक्टेड है, ठीक है ना, बट आर जो वो यूनिकली नहीं है, वो दो के साथ भी और तीन के साथ, ठीक है, इसलिए ये भी फंक्शन आपका नहीं होगा।
अब इधर देखिए सारे बच्चे ध्यान से, सीन क्या है? अगर इस फंक्शन को, ये तो मैंने पिक्टोरियल डायग्राम बनाया है, अगर इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखना चाहूं कि फंक्शन रिलेशन ही तो है, इसमें भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बन सकते हैं आपके। इस फंक्शन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे? वन किसके साथ है? बी के साथ, तो एक वन बी बन जाएगा। टू किसके साथ है? डी के साथ, एक टू डी बन जाएगा आपका। थ्री किसके साथ है? सी के साथ, तो थ्री सी क्या बन जाएगा? इस तरीके से आपका बन जाएगा। अभी लिखो मत, समझ लो ढंग से। ऐसे आपका फंक्शन के अंदर ये ऑर्डर पेयर आएंगे। आप अगर इसको पिक्टोरियल डायग्राम से बनाना हो तो इस तरीके से बनाएंगे, अगर इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। इन ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, जरा समझते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब ये कि वन किससे रिलेटेड है आपका? बी से। इसका मतलब ये है कि एफ के अंदर जब वन जाएगा तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो बी मिलेगा, यानी कि आपका एफ ऑफ वन बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर एफ के अंदर वन पास करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? बी। इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या बच्चों? अगर एफ के अंदर इनपुट आपका टू जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? डी मिलेगा, यानी कि एफ बराबर क्या? डी। और अगर एफ के अंदर थ्री जाएगा इनपुट तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको? सी, यानी एफ ऑफ थ्री बराबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आपका सेट, फर्स्ट वाला जो सेट होता है जहां से फंक्शन डिफाइन होता है, जो डोमेन होता है, वो एक्चुअली इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। उन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, ठीक है ना। और पुट करने के बाद फंक्शन क्या करता है? उनको प्रोसेस करता है, अपनी डेफिनेशन से होकर के गुजारता है। जैसे वन जो सीधा बी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, वन एफ में गया, फिर इसने प्रोसेस किया है और फिर किससे कनेक्ट कर दिया? इसने इसको बी से कनेक्ट। यानी कि जो डोमेन, मतलब जो डोमेन है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो डोमेन क्या बच्चों आपका? डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन तो यहां पर आ जाएगा कितना? 1 2 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 2 3। डोमेन का मतलब होता है सिंपल इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। और अगर रेंज की बात करता हूं बच्चों, तो रेंज क्या हो जाएगा इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ ए, सी और डी आपका हो जाएगा। रेंज का मतलब होता है बच्चों आपका आउटपुट होता है। हालांकि हम इनको बाद में डिटेल में निकालना भी सीखेंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, बट थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं जरा। क्या क्या रिपीट करूं? अच्छा, ए नहीं आएगा, बी आएगा बेटा इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? बी, यानी ये हो जाएगा आपका वन किसके साथ था ना? बी के साथ, ए के साथ नहीं था, तो बीसीडी आपका यहाँ पर आ जाएगा। रेंज का मतलब क्या होता है आपका? आउटपुट होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट। अब मैंने जो एक बात बोलता हूं, थोड़ा सा और डेफिनेशन को चेंज करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को। पहले जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो बताई थी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये वाली बात बताई थी मैंने। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलते हैं कि हर एक इनपुट पर आपको क्या मिलना चाहिए? आउटपुट। जो भी आपका इनपुट है, जो भी आपका इनपुट है, हर किसी के लिए क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए, और एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए, वही फंक्शन होगा। समझे बात को? अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं डेफिनेशन को। हमने पहले डेफिनेशन क्या बोली थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर सेट ए का हर एक एलिमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए। ऐसा कोई यहां पर वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो एक काम कर, बिस्तर ला पहले तो, और तू बिछा ले आराम से। यार तू बेवकूफ मत बना मुझे यार, मैं नहीं पूछ रहा कुछ भी। फिर तो कहता है सर मुझसे कहते हैं, तो सो मत तो फिर यार झूठ बोल रहा है यार। अब कैमरे में दिखा दे तो तुझे मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। उसको क्या पता, आंखें तो मुझे दिख रही तेरी। इधर आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि हर एक इनपुट के लिए क्या मिलना चाहिए बच्चों? आपको आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है ना, हर एक इनपुट के लिए। ये तो हो गया ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक तो ये वाली बात होगी, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए। और आउटपुट जो होना चाहिए किसी एक इनपुट के लिए एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी का मतलब यूनिकली होता है। जैसे वन बी के साथ हो गया, वन ए के साथ हो गया, इसका मतलब वन के लिए दो आउटपुट हो गए ना, ए और बी।
बट यूनिकली तो नहीं हुआ, तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट होता है होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर एवरी इनपुट, फॉर एवरी इनपुट देयर विल बी यूनिक आउटपुट। समझ में आया कि नहीं आया? देयर विल बी ओनली वन आउटपुट। तो एवरी इनपुट के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? ठीक है ना? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से और चेंज करते हैं। इनपुट जो होता है बेटा, जो डोमेन होता है, उसको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी कि जनरली होता क्या है, फंक्शन के अंदर हम एक्स की इनपुट में देते हैं और हमको जो मिलता है वो वाई मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? वाई। यानी कि ये आउटपुट जो होता है, ये होता है वैल्यूज ऑफ वाई। क्या बच्चों आपका? वैल्यूज ऑफ वाई होता है। इनपुट जो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना, और आउटपुट जो होता है क्या होता है बच्चों आपका? वैल्यूज ऑफ वाई होता है। यानी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा तीसरे तरीके से और बोलूं कि हर एक एक्स के लिए, जो भी डोमेन के अंदर एक्स आ रहा है, इनपुट आउटपुट होना चाहिए, और हर एक एक्स के लिए बाई जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। अगर किसी एक्स के लिए बाई एक से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इस कॉन्सेप्ट से मैं आपसे ये पूछूं कि जो सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन देखा है आप लोगों ने? सर्कल का इक्वेशन देखा है? या फिर एक काम करते हैं, मैं पैराबोला की बात करता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा होता है कि नहीं होता पैराबोला? अब एक एक्स के लिए दो वाई होते हैं, एक तो ये वाला वाई और एक ये वाला वाई। समझ रहे मेरी बात को? तो पैराबोला आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी इस पर आता हूं मैं। पहले ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? डोमेन दिमाग में डालो, इनपुट होता है, ठीक है ना, और जो आपका रेंज होता है, वो डोमेन को साइड में रख दो अभी के लिए, और जो आपका रेंज होता है वो होता है आपका आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट जो होता है वैल्यूज ऑफ एक्स होता है, एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, और आउटपुट जो होता है वैल्यूज ऑफ वाई होता है। तो हर एक इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, और हर एक इनपुट के लिए आउटपुट जो होना चाहिए वही वो आपका यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मल्टीपल आउटपुट आपको मिल रहे हैं। अगर मल्टीपल आउटपुट आपको मिलते भी हैं तो उस केस में रिलेशन तो होता है, बट वो फंक्शन नहीं होगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो दिमाग में इस चीज को घुमा, अंदर बिठाओ इसको। डोमेन का मतलब एक्स पुट करना है, और रेंज का मतलब क्या होता है आपका? बाई की वैल्यू से मतलब होता है हमको। एक एक्स के लिए एक बाई होना चाहिए आपका, एक एक्स के लिए एक से ज्यादा बाई नहीं होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? नोट डाउन करो बेटा इसको। यार लाइन थोड़ी सी गलत सी नहीं लग रही क्या इंग्लिश में? फॉर एवरी इनपुट देयर विल बी ओनली वन, ये गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इनपुट आप पुट करोगे तो एक ही आउटपुट मिल रहा है। तभी आउटपुट तो यूनिक कर लेते हैं। एक ही का मतलब ये हुआ कि वन के लिए बी है तो दो के लिए बी और तीन के लिए बी, यूनिक कर लेते हैं इसको, है ना। आके झपकाता रहता है बीच बीच में, अब तू मुझे गलत ठहरा देगा, पता है मुझे, भरोसा है सर आप गलत हो। हाँ जी। यार एक बात मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, बात पूछने ऐसी बात नहीं पूछ सकते आप लोग। एक्चुअली देखो, हम तो क्या है कि इतना पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ा देते हैं, मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ी है, और रियल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, एवरीथिंग, इनके बिना कुछ नहीं होता है। वो बात मैं आपको बता, एक्चुअली मुझे उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, पहली बात तो ये, तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। बट आप जब आप कोई रिसर्च वगैरह में जाएगा ना, चीजों को वाइड रूप से पढ़ेगा, तो हर चीज का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। कुछ गधे कहते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रियल लाइफ में मीनिंग क्या है, ठीक है ना। देखा हुआ है?
ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, एवरीथिंग मतलब हर चीज का यूज होता है, हर चीज का यूज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? ऐसा नहीं है, हर चीज जो टेक्नोलॉजी आज का चल रही है, तुम क्या लगता है सब फिजिक्स चल रहा है क्या? बिना मैथमेटिक्स से आप कैसे रिलेशन बिठाओगे चीजों के बीच में? समझ रहे हो ना इस बात को? आप फटाक से लिखते हो ए साइन ओमेगा टी और ये सब लिखते रहते हो, कहां से लिखते हो ये सारी चीजें? ठीक है ना। तो वो है, बहुत वाइड है ये वाला साइंस। अब जितने भी प्रोग्रामिंग आप लिखते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, अगर उनका मैथ अच्छा नहीं है ना तो प्रोग्रामिंग कर ही नहीं पाएंगे। लॉजिक कैसे सोचोगे आप? अब मोबाइल चल रहा है सब प्रोग्रामिंग से चल रहा है आपका। और प्रोग्रामिंग के लिए कोड कहां से लिखोगे, कोडिंग कहां से करोगे? लॉजिक्स लॉजिक्स मैथ डेवलप करती है, मैथ में लिखने पड़ते हैं वो, जाओगे तो। हाँ यार, लेने वाला तो था मैं, फिर मुझे लगा कि यार अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं यार। जसप्रीत मिल एक दिन मिला था मुझे यहाँ पर वो। चलो लेके कुछ अच्छा इसमें लिखे आप लोग, सीधा लिखवाता है ना, सीधा। कैसे लिखवाऊं यार, एक सेकंड इधर, बात नहीं। अरे ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई। अब एक और इम्पोर्टेंस आप समझो, जैसे जैसे मान के चलो आप तैयारी कर रहे हो और तेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मान के चलो आईआईटी में तेरी रैंक आई 4000 रैंक आ गई, चलो 4000 रैंक दे दी तुझे या 3000 रैंक आ गई, अच्छे आईआईटी में चले जाएगा, ठीक है ना, राइट। जो भी अच्छे आईआईटी है वो उसमें चला जाएगा, उसमें तुझे एडमिशन मिल जाएगा, उसमें तू पढ़ेगा, राइट। फिर कंपनी आएगी तुझे जॉब ऑफर करेगी, ठीक है, पैसे देगी तुझे। वो पैसे मिले कैसे, उसका बेस देख, उसका बेस यही तो मैथ पढ़ाओ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, गूगल माइक्रोसॉफ्ट या जो भी आपकी टेक कंपनीज हैं वो नीट एस्पिरेंट को क्यों हायर नहीं करती? क्या कह रहे हो? नहीं वो तो खैर तीनों की वजह से ही आएगी, राइट है। तो कुछ सोच के पैसा देगा ना कंपनी। चलो यहाँ पर आ जाओ सारे बच्चे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। इसमें आप लोग एक लाइन लिखो फटाफट से, इफ अ लाइन, नहीं, इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, if a line parallel to y axis, if a line parallel to y axis, parallel to y axis cuts the graph at more than 2 point, cuts the graph at more than 1 point, sorry, at more than 1 point, then it will not represent a function, then it will not represent a function at more than 1 point, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन के लिए जो इंटरसेक्शन होना चाहिए, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने यहां पर आपके सामने वही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करता हूं, मैं आपसे कहूंगा अगर मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करता है,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक एक्स के लिए कितने वाई मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है बच्चों। और वहीं अगर मैं आप लोगों से कहूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करता हूं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, आपका इस प्रकार से होता है। अब आप कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, क्या कोई वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है क्या ग्राफ को, क्या कोई एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है क्या, नहीं कर रही। इसका मतलब ये क्या होगा आपका फंक्शन, ये फंक्शन होगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आप सर्कल ले लो, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो सर्कल ऐसा होता है। क्या ये फंक्शन है क्या बच्चों, क्या ये फंक्शन है क्या, अरे बोलो गधो। अब गधे ही हो सच में, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन को ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं बच्चों की कोई कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर लाइन आपका ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर देता है तो फंक्शन नहीं होगा, अगर वो फंक्शन तो एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। क्लियर है क्या, नोट कर लो इसको। एलिप्स आपका फंक्शन है क्या, एलिप्स नहीं है फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। तुम तो किसी को भी फंक्शन बना दोगे। बात नहीं भाई, देखो एक बार कितनी देर में निकाल रहे हैं यार, क्या टाइम निकाल देंगे, तभी बोला। पेरेंट्स बैठे हुए थे वहां पर। मुझे जाना पड़ेगा शायद। लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नोट हो गया सब कुछ। जो अभी पढ़ा है एक बार देखो चेक करके फटाफट, कोई डाउट तो नहीं है। वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें लिखिएगा वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच fx is well defined, values of x for which fx is well defined, values of x, या ऐसा कर लो इसको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच fx यानी कि फंक्शन, फंक्शन इज वेल डिफाइंड, फंक्शन इज वेल डिफाइंड, is called domain of, is called domain of function, is called domain of function, is called domain of function। यानी कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अब x की वो वैल्यूज, ठीक है नहीं, ठीक है ना, x की जो वो वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन क्या होता है आपका वेल डिफाइंड होता है। कैसा होता है बच्चों, वेल डिफाइंड, यानी कि हमको आउटपुट मिलता है। वेल डिफाइंड का मतलब हमको फाइनाइट आउटपुट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बच्चों, आपका फाइनाइट आउटपुट मिलना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो x की उन वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है, वो जो सेट होता है, उस सेट को क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन। तो आपको डोमेन निकालना सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन निकालना सीखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर डालेंगे
ये डोमेन आपने डाल दिया, ठीक है ना, करके क्या लिखेंगे कि इफ, ऐसे लिखिएगा, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज D1 एंड डोमेन ऑफ GX, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू D1 है एंड डोमेन ऑफ GX क्या बच्चों आपका D2, देन डोमेन ऑफ पहला पॉइंट एफ एक्स प्लस GX का डोमेन निकालें, चाहे हम लोग एफ एक्स माइनस GX का डोमेन निकालें, चाहे हम लोग एफ एक्स इंटू GX का डोमेन निकालें, इन सब का जो डोमेन होगा वो होगा D1 इंटरसेक्शन D2, मतलब D1 और D2 का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फोर्थ पॉइंट है एफ एक्स अपॉन GX का डोमेन क्या होगा सर? तो ये होगा आपका D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए GX क्या बन रहा होता है आपका? 0 बन रहा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए क्या बन रहा होता है? GX आपका 0 बनता है, वो भी डोमेन के अंदर नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब पता लगा। डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपने इनपुट दिया, आउटपुट आपको फाइनाइट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं आपने इनपुट कुछ दे दिया और वैल्यू मिल गई इनफाइनाइट, तो वो तो आपका वेल डिफाइंड आउटपुट हुआ ही नहीं। और वो वेल डिफाइंड आउटपुट नहीं, तो वो एक्स का वैल्यू जो है, जो एक्स जो है वो एक्चुअली आपका डोमेन में आएगा ही नहीं, आपका डोमेन का पार्ट ही नहीं बनेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट आप लिखिएगा मेथड्स टू फाइंड डोमेन। methods to find domain। methods to find domain। सबसे पहला मेथड, सबसे पहला मेथड्स टू फाइंड डोमेन में सबसे पहला पॉइंट लिखें, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। 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 यानी कि जैसे मान के चलो कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स की पावर 1/2n। इवन रूट का मतलब पावर होनी चाहिए 1/2, 1/4, 1/6, इनको बोला जाता है इवन रूट। ठीक है ना? तो उसके अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी एफ एक्स जो क्या होना चाहिए बच्चों आपका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से जो एक्स की वैल्यू निकल करके आएंगे वो क्या बनाएंगे? आपका डोमेन बनाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? इवन रूट का मतलब शायद आप समझ चुके होंगे कि पावर क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन का आपका? पावर 1/2, 1/4, 1/3, 1/5 है तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, उसमें तो आप कुछ भी पुट करो कुछ भी निकाल देगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे एक्स पावर 1/3 है, तो एक्स पावर 1/3 में अगर हम -1 डालेंगे तो -1 आंसर दे देगा। वहीं अगर एक्स पावर 1/2 -1 आप डाल ही नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स पावर 1/2 -1 कैसे डालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट वैलिड, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पहला पॉइंट लिख लेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, इसको ऐसे लिख लेना, मतलब थोड़ा और ढंग से, फॉर ऑल एक्स सच दैट जी एक्स इक्वल टू 0।
मतलब D1 इंटरसेक्शन D2 में से उन वैल्यूज को भी हमको हटाना पड़ेगा जहां पर आपका GX क्या बन रहा है बेटा, 0 बना, तो x यहाँ ऐड कर लीजिए, x सच दैट फॉर ऑल x सच दैट। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखे, एक्सप्रेशन अंडर डिनोमिनेटर, एक्सप्रेशन अंडर या इन क्या लिखते हैं, मतलब नीचे वाला एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर ही बोलते हैं। एक्सप्रेशन अंडर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, एक्सप्रेशन अंडर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, यानी कि एक फंक्शन ऐसे दे रखा है आपको एफ एक्स 1 क्या दे रखा है आपको, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है ना, स्मॉल एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स, दोनों फर्क समझ लेना भाई। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है इज नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो। ऑब्वियसली बात है जीरो नहीं बनना चाहिए, जीरो बन गया फिर भी वो अनडिफाइंड करेगा चीजों को, आपको वैलिड आउटपुट मिलेगा ही नहीं, वेल डिफाइंड आउटपुट मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो एक्सप्रेशन अंडर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लिखा यहां तक सब बच्चों ने, ठीक है ना। ओके, कुछ रूल तो ये होते हैं आपके बेसिक, जैसे कुछ और भी आते चलेंगे तो उनको मैं उस टाइम पर समझाता चलूंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है।